हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आपको जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स मिल रहे हैं वो सब समझ में आ रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग क्या अच्छी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की? अपने एग्जाम क्योंकि नियर है, तो मैं ऐसा मान करके चल रही हूँ कि जहाँ मैं आपके लिए ये डेली पार्ट्स में और वन शॉट में जो वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, आपकी साइंस बुक में एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर रही हूँ। तो आप भी उसी तरीके से जो है लगे होंगे अपनी तैयारी में। तो कमेंट करके बताना कि कैसी पढ़ाई चल रही है ना। आप लोग बात करिए मुझसे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, चलो, तो क्या आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है अभी तक? अगर नहीं किया है तो कर लो। जो बच्चे नए हैं, शायद वो नहीं जानते हैं, सत्या शिक्षा 9-10 हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन करो बेटा। ज्वाइन करने के रीजंस हैं, मतलब आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, ठीक है, जो भी पीडीएफ नोट्स जो आप यहाँ पे चैप्टर्स कवर कर लेते हो उनके, और आपको नोटिफिकेशन जितनी भी है आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या आपकी क्लास से लेकर के, वो सारी आपको ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेंगी। तो आप सत्य शिक्षा 9-10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम सिलेबस जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, अगर पूरा हो जाए हमारा, जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर्स करवा दीजिए। और ये वाला चैप्टर पढ़ना है, सबकी डिमांड आ रही थी, तो उसी हिसाब से मैं ईच एंड एवरी टॉपिक जो हूँ कवर करते हुए सारे ही चैप्टर्स फिनिश कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। एंड आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है साउंड। तो साउंड तो जानते ही हो, है ना। तो ना पढ़े क्या? साउंड जानते हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। साउंड के अंदर घुस करके हमने कभी बात नहीं की, कैसे साउंड के अंदर घुसना होगा। साउंड क्या है, कौन से ऐसे पार्टिकल्स के बीच में मोशन होते हैं जो साउंड क्रिएट करते हैं, और आपके जो साउंड से रिलेटेड टर्म्स होते हैं जैसे वेवलेंथ, जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे टाइम पीरियड, ये सब क्या है, इनको आज समझेंगे, ठीक है। और सॉफ्टनेस और लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है ये भी समझेंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे एमसीक्यूज, उस वो भी हम करेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाओ भाई। और शुरू करते हैं फिर हम अपना आज का लेक्चर साउंड का। देखो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले बहुत टाइप के मोशंस पढ़े थे। आखिरकार साउंड है क्या? एक एक साउंड क्या है? एक वेव मोशन है, ठीक है। साउंड जो है हम वेव मोशन के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये वेव मोशन क्या है? ये और कुछ नहीं, जो तुमने अपने प्रीवियस चैप्टर में मोशन में, ग्रेविटेशन में जो टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े थे, जिसमें आपने लीनियर मोशन पढ़ा था, जिसमें आपने लीनियर यानी कि ट्रांसलेटरी हो गया, और आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा था, आपने वाइब्रेशनल मोशन पढ़ा था। तो जो वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल मोशन यही तो है वेव मोशन। तो आखिरकार ये होता क्या है? एक वाइब्रेशनल मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि वो अपने प्लेस से क्या करते हैं? अपने प्लेस से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, क्या? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम एक और नाम भी, इसे एक और नाम से भी जानते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और भी क्या कह सकते हैं इसको? बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये सब नाम किसके हैं? वेव मोशन के। वेव यानी कि वाइब्रेशनल मोशन करता हुआ जो पार्टिकल होता है। या कोई भी आपने ऐसा एग्जांपल जो देखा हो, जैसे आपकी स्प्रिंग, ठीक है, स्लिंकी जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या करता है? वाइब्रेशनल मोशन मोशन करता है। आपने एक स्प्रिंग ली, नीचे आपने कुछ ऑब्जेक्ट रख रखी है, तो वो क्या करेगा? अर्थ नीचे के लिए पुल करेगी, लेकिन स्प्रिंग उसे ऊपर के लिए पुल करेगी। तो वो कुछ इस तरीके से एक अपनी मीन पोजीशन के अराउंड मूव करता रहेगा। तो आखिरकार ऑसिलेटरी मोशन या वेव मोशन है क्या? जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, मीन पोजीशन से
टू एंड फ्रो मोशन करे, मीन पोजीशन के अराउंड जो है टू एंड फ्रो मोशन करे, उसको ही हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या वेव मोशन। ठीक है, ये तो होगी बात वेव मोशन की। अब अब जो हमारा, अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशनल वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल है बच्चा, तो वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारे दो टाइप के मोशंस होते हैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल के मोशन के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन ऑफ, उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर हम ये देखें, ठीक है, डायरेक्शन अगर हम देखें तो लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ठीक है। अगर हम ये देखें तो उसके अकॉर्डिंग बेटा दो टाइप के मोशंस आते हैं। एक तो होता है ट्रांसवर्स मोशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मोशन, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो साउंड है, बात मैं ये कर रही हूँ कि साउंड कैसे क्रिएट होता है, साउंड के पीछे की क्या थ्योरी है, साउंड के पीछे की क्या स्टोरी है। तो साउंड के पीछे की स्टोरी ये है कि जो तुमने मोशन पढ़े थे, कई टाइप के मोशन, जिसमें आपने एक वाइब्रेशनल मोशन पढ़ा था, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड कोई पार्टिकल कितना मूव कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब जिस, सपोज यहाँ पर था, ये इसकी मीन पोजीशन है, मैं यहाँ पर बना करके दिखाती हूँ, एक बार फिर से समझ लो। ये पार्टिकल की, सपोज ये सस्पेंडेड पार्टिकल है और ये इसकी मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से ये टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन जो करता है, यानी कि अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने, तो ये पहले बी तक जाता है, फिर ए तक आता है, फिर अपनी मीन पोजीशन से होता हुआ फिर बी तक जाता है। इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं, है ना? बी से ए तक आया, फिर ए से बी तक पूरा आया, ठीक है, मीन पोजीशन से होते हुए, तो इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ये क्या कर रहा है? अपनी एक मीन पोजीशन के अराउंड पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। अब इस पार्टिकल के वाइब्रेशन को ही हम क्या कह रहे हैं? वेव मोशन। ये वेव मोशन भी होता है। अब जो पार्टिकल जो आपका वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो मोशन की डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग देखें, जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो दो तरीके के मोशंस होते हैं। देखो, दो तरीके के मोशंस होते हैं, एक तो होता है ट्रांसवर्स मोशन, ट्रांसवर्स, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मोशन, लॉन्गिट्यूडिनल मोशन। दो टाइप के मोशन होते हैं मैम। इसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स मोशन में बेटा क्या होता है कि आपकी जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? परपेंडिकुलरली अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा होगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मोशन में क्या होता है, जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, इस टाइप का मोशन। चलो आगे और अच्छे से समझते हैं। ट्रांसवर्स मोशन में बेसिकली क्या होता है, नीचे वाला देखो आप डायग्राम, इस पिक्चर में देखो, ये जो रोप है, रोप मान लो या जो भी कुछ मान लो, रोप भी क्या करती है? वेव मोशन करती है, जब आप उसको ऐसे झटकते हो। तो क्या कर रहा है, एक निश्चित, ये जो पार्टिकल है रेड कलर का आप देख रहे होगे, ये क्या कर रहा है? अप डाउन, यहां से आ रहा है, यहां तक जा रहा है, फिर यहां से ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। पार्टिकल बेसिकली क्या कर रहा है? पार्टिकल वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन जो है मोशन कर रहा है। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसवर्स मोशन, ठीक है। फिर दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल मोशन। जो वेव होती है उसके डायरेक्शन में ही अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, बेसिकली पार्टिकल यहाँ मूव नहीं करता, तो होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल मूव करता है वो अलोंग दी वेव मोशन करता है, वेव का जो मोशन है। बट बेसिकली वो मूव नहीं कर रहा होता है, अपनी ही जगह पर खड़ा होकर के जस्ट वो क्या कर रहा होता है? आगे और पीछे, आगे और पीछे बस मूव कर रहा होता है। कैसे? मैं बताती हूँ, एक मिनट बस। देखो, लॉन्गिट्यूडनल मोशन में पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? कोई भी पार्टिकल एक ही जगह पर रह करके जस्ट एनर्जी का ट्रांसफर करता है,
उस एनर्जी के ट्रांसफर से हमें क्या आती हुई दिखती है? एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव आती हुई दिखती है। तो बेसिकली यहाँ पर लो प्रेशर रीजन्स बनते हैं और हाई प्रेशर रीजन्स बनते हैं। लो प्रेशर वो होते हैं जो आपको ये दूर-दूर वाली लाइन्स दिख रही हैं और पास-पास वाली लाइन्स को कहते हैं हाई प्रेशर, जहाँ पे तेजी से पार्टिकल्स ने क्या किया? एक दूसरे से कोलाइड करा। तो होता क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ए टू बी जाने के लिए इस बार पार्टिकल खुद नहीं जाएगा। एक तो होता है लीनियर मोशन जिसमें पार्टिकल खुद चलकर ए टू बी चला गया, लीनियर मोशन हो गया, जिसे पार्टिकल मोशन भी कहते हैं। लेकिन इस मोशन में क्या होगा? इस मोशन में ये खुद नहीं जाएगा, ये बस आगे-पीछे होगा, ये वाइब्रेट होगा। ठीक है? जैसे आपने एटम्स जब हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है? एटम्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ही पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, जब एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो दूसरे पे धक्का लगा रहा है, फिर दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे। तो इस तरीके से ये जो एक दूसरे पे जो ये पुश कर रहे हैं, ठीक है? आगे पीछे इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है? ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, जिसकी वजह से एक पुश आता हुआ दिख रहा है, एक फोर्स आता हुआ दिख रहा है। मीन्स अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो इसके इसके थ्रू बी पर एक फोर्स लगता हुआ उसे फील होगा। लाइक एकदम से जैसे किसी ने उसको क्या करा हो, पुश किया हो या फोर्स से धक्का दिया हो। तो यहाँ पर क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल में वेव मोशन के अलोंग ही क्या करती है पार्टिकल क्या करते हैं उसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। अब दोनों को थोड़ा-सा समझेंगे और डीपली। देखो, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, उसको ही हम इसका एग्ज़ाम्पल जो है, सबसे अच्छा जो आपका चैप्टर है साउंड। साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है? साउंड इज़ अ अब इस वेव में जो आपको ये पास वाली लाइन्स दिख रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? और जो दूर वाली लाइन्स बन रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो पास में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं कंप्रेशंस और जो दूर-दूर लाइन्स दिख रही हैं, उनको कहते हैं रेरीफैक्शन। और यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, हम्प टाइप का, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाला जो डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं टॉप। तो आगे देखते हैं इस चीज़ को। देखो, यहाँ पर जो आपको ये लाइन्स दिख रही हैं, यहाँ पर जो आपको ये लाइन्स दिखती है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन और इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे रेरिफैक्शन, ठीक है? ये लो प्रेशर एरिया होता है, या रीजन और ये हाई प्रेशर सॉरी हाई प्रेशर होता है ये, ठीक है? लो प्रेशर है ये, दूर-दूर है लाइन्स, ठीक है? दूर-दूर है मीन्स लो प्रेशर मीन्स इस पे लो प्रेशर लगा और ये क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स की, तो इसको बोलते हैं क्रस्ट अभी मैंने बताया और डिप्रेशन को बोलते हैं टॉप, ठीक है? और एक इस ये जो पूरी साइकिल होती है मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक आया और वापस यहाँ पर इसी इसी एक्सिस पे जब पार्टिकल आ गया, तो यहाँ से अगली वाली जब पार्टिकल इसी एक्सिस पर आ जाएगा तो उसको एक साइकिल बोलते हैं। बाकी एम्पलीट्यूड अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। तो अब पढ़ते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन साउंड का कैसे होता है? तो अगर हम बात करें मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन की मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन की, वहां पर हमने पढ़ा कि डायरेक्शन क्या है मोशन की, वाइब्रेटिंग पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या है। तो दो तरीके से हमने डिवाइड किया ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ये वही वेव्स होती हैं। अब कैसे होती हैं ये भी समझ में भी आ जाएगा। देखो, यहाँ पर मीडियम ऑफ प्रोपगेशन जो है, यहाँ पर दो तरीके से मीडियम्स दो तरीके से वेव्स डिवाइडेड रहती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव में मीडियम को मटेरियल मीडियम जो होता है मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपका हो गया वाटर वेव,
रोप वेव, ठीक है? और आपका सपोज़ साउंड वेव, तो साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल वेव। और यहाँ पर क्या होता है? मटेरियल मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये कौन-सी होती हैं? ये होती हैं जितने भी रेडिएशंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है? रेडियो वेव्स, एक्स-रेज़, ये सारी यहाँ पर आती हैं। तो मै मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग 2 तरीके की वेव होती है, जिसमें मैकेनिकल वेव आपकी साउंड वेव होती है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा? साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर जो है, जब आपने ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या है, मीडियम कोई ना कोई रहा, तभी जाकर के एक दूसरे पे क्या एनर्जी ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, वाइब्रेशन के थ्रू एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है और एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो इसीलिए ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, वो साउंड वेव है, मैकेनिकल वेव्स साउंड वेव की कैटेगरी में आते हैं। साउंड वेव मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। तो साउंड जभी भी आपने एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, दो आपने ऐसे कुछ मटेरियल लिए जो आपके मेटल के बने हुए हैं सपोज, और आपने उसको क्या किया, आपस में एकदम से कोलाइड करवाया, तो क्या होगा, एकदम से आवाज आएगी, ठीक है? या आप मंदिर में गए तो आपने घंटा इस तरीके से, जो घंटी होती है उसको बजाया, तो क्या हुआ, आवाज प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि दो मीडियम आपस में क्या हुए, कोलाइड हुए, ठीक है? मेरी आप तक आवाज आ रही है क्योंकि मेरी आवाज क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में, ठीक है? एक मीडियम उसे मिल पा रहा है, ओके, ठीक है? तो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। अब बात आती है कि ये तो एग्जाम्पल तो हो गया, ओरली मैंने बता दिया। बात आती है कि साउंड की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है एयर में। तो अगर साउंड की बात करें हम, एयर में कितनी स्पीड होती है, तो बच्चों ये होती है 330 मीटर पर सेकेंड। यही अगर बात करें वाटर में कितनी होती है, तो वाटर में होती है 1530 मीटर पर सेकेंड। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा मेटल ले लिया जैसे एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर 5500 मीटर पर सेकेंड के करीब जो है स्पीड होती है। यानी कि मीडियम मीडियम तो रिक्वायर्ड है ही। मीडियम कौन से होंगे यहाँ पे मैकेनिकल वेव के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो इंटेंसिटी होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ठीक है, ये तो आप डेली लाइफ एग्जांपल से ही देख सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताए थे, है ना? हवा में अगर आप करोगे इस तरीके से अपना कोई डंडा लिया और इस तरीके से हवा में करना स्टार्ट किया, तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो हवा पर लग, वो डंडे पर लग रहे हैं, है ना? लकड़ी के जो आपने जो भी पकड़ रखा है उस पर लग रहे हैं स्टिक पे, तो क्या होगा, आवाज आती है ना? आवाज आती है ना? तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि पार्टिकल्स टकरा रहे हैं आपस में, ठीक है? और बिल्कुल एयर ही खत्म कर दी जाए तो क्या होगा, कोई आवाज नहीं। तो बस यही है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है। तो मीडियम क्या होता है, मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर साउंड प्रोपेगेशन। एयर सबसे ज्यादा कॉमन मीडियम है साउंड के प्रोपेगेशन के लिए। जैसे हम मैं अभी बोल रही हूँ तो एयर ही तो मीडियम है ना? एयर मीडियम है, राइट? चलो, उसके बाद वेव क्या होती है, तो साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव। साउंड को हम एक वेव की तरह विजुअलाइज करते हैं, इसीलिए हम इसको वेव मोशन में पढ़ते हैं। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल। साउंड को हम कैरेक्टराइज करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशनल मोशन, है ना? हमने पढ़ा था ना वाइब्रेशनल मोशन। तो मोशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, मोशन के अकॉर्डिंग हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा था, ट्रांसवर्स वेव, और हमने प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये। तो पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इनको हम क्या कहते हैं, साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम। क्योंकि मोशन ऑफ पार्टिकल होता है वो भी मीडियम में, और मीडियम किसको रिक्वायर होता है, मैकेनिकल वेव्स को। इसीलिए हम इसको इसको मैकेनिकल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी इंसिडेंस के होने की अकरेंस जो होती है, अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंस, कि कोई भी इंसिडेंस कितनी बार हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सपोज अगर हम कोई ऑसिलेशन की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए हैं साउंड वेव्स के, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ पीक एंड टफ पर यूनिट ऑफ टाइम विल गिव फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ पीक मतलब क्रेस्ट जो होते हैं और जो टफ होते हैं, पर यूनिट कितने हुए हैं, ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हो गई आपकी एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑसिलेशन बनाने की कोशिश करें, कितने नंबर ऑफ पीक्स यानी कि क्रस्ट और टफ्स आए हैं, ये बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब मैंने एक और ग्राफ बनाया, इसमें मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर, देखो ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग। तो ये इस इन दोनों ग्राफ में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, म्यू, ओके। और इस म्यू में कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, म्यू कौन सा ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है आपका होगी इसकी, यानी कि म्यू इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ पीक्स और नंबर ऑफ टर्ब्स इसमें ज्यादा है, काउंट करके देखो। बस ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसको या तो म्यू बोल सकते हैं, इसको न्यू भी बोल सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चा हर्ट्ज। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो ग्राफ की मदद से अगर समझे, तो अगर ग्राफ की मदद से समझे हम, तो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है सेकंड, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी बार कितनी साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है, कितने ऑसिलेशंस हुए पर यूनिट टाइम में, उसी को ही हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। यानी कि अगर मैंने दो ग्राफ बनाए, एक ये था और एक मैंने ये बना दिया, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा या यहाँ पर ज्यादा होगा। भाई यहाँ पर एक ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लगा, बल्कि यहाँ पर एक ऑसिलेशन में दो पूरे हो गए होंगे, तभी तो ये देखो ग्राफ कितना वैसा बना हुआ है, कितना ज्यादा इसमें क्रस्ट एंड टफ्स दिख रहे हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा है जबकि टाइम पीरियड यहाँ पर कम है। तो क्या हो गया, इससे हमने ये निकाला कि टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, या फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, ऐसे लिखते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, तो हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू दी 1 में टी। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड के लिए। अब पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो इसको हम सिंपली म्यू इज इक्वल्स टू 1/t पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जो कि आ भी जाता है, कि अगर हम जानते हैं कि t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड अगर हमें निकालनी है तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ के इक्वल होती है डिस्टेंस। कैसे समझते हैं वेवलेंथ को भी, वेवलेंथ यहीं पर ही समझ लेते हैं। तो बच्चा वेवलेंथ क्या होती है, कि आपका जो क्रस्ट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, या एक टर्फ से दूसरे टर्फ तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ मेजर बेसिकली आपकी डिस्टेंस को दिखाता है बिटवीन टू क्रस्ट या बिटवीन टू टर्फ। तो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पर वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है, लैम्डा। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मीटर ही होती है। अब यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हम जानते हैं। तो अगर हम किसी वेव मोशन की बात करें तो डिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, यस और नो। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ओके। तो वेवलेंथ को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं पर ही v कर दे तो ज्यादा अच्छा है, इसको भी ठीक से लिख लेते हैं। ये हो गया s, ये हो गया v। तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, कैपिटल T, है ना। नाउ एक तो ये हमारा रिलेशन आ गया कि v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक हमारा आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 1/t, एंड
v हमें दे रखा है लैम्डा इंटू में 1/t। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में म्यू, तो v हमारा कितना आ जाएगा, लैम्डा म्यू। इसको म्यू भी पढ़ सकते हो मैंने बोला, और म्यू भी पढ़ सकते हो। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया। तो ये डेरिवेशन है छोटा सा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेवलेंथ वाला आपको समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या है। किसी भी डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या टू ट्रफ, उसको हम लैम्डा कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक डेरिवेशन। अब एम्पलीट्यूड क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। ग्राफ की मदद से अगर समझें तो पहले यहां समझते हैं, फिर वहां देखेंगे। एक मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होती है वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर मीन पोजीशन हम ये माने तो यहाँ से कितना ये दूर है, यही जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल ए से या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सिंपल भाषा में वही कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक मीन पोजीशन से कितना दूर पार्टिकल ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया या मूव हुआ, उसको ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लाउडनेस होगी साउंड की, लाउडनेस। यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं सॉफ्टनेस और लाउडनेस ऑफ साउंड की। तो भाई जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम है, देखो लिखा है एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर देन द साउंड विल बी सॉफ्टर। एम्पलीट्यूड कम रखोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा आपका साउंड, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा रख दोगे तो साउंड आपका लाउडर हो जाएगा। तो हायर एम्पलीट्यूड हेल्प्स द साउंड वेव इज ट्रेवलिंग फास्टर। ठीक है, अब यहाँ पर सॉफ्टनेस और लाउडनेस ऑफ साउंड भी पूरा हो गया। इसका एक एग्जांपल लें तो एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं स्पीकर्स वगैरह में, जो साउंड वगैरह होते हैं उसमें, जो पूरा होम थिएटर वगैरह जो होता है उसमें। तो एम्पलीफायर जितने ज्यादा वैल्यू के लगाए जाते हैं उतनी ज्यादा उसकी लाउडनेस होती है, और जितने कम उतने ही कम उसकी साउंड होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सॉफ्टनेस और लाउडनेस। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय द वेव्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर। किसी भी पार्टिकल को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय द वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, कौन ले जाता है बताओ, अभी तो बताया था। वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी या मास। यस, इफ यू आर आंसरिंग एनर्जी देन यू आर टोटली राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ स्लिंकी, स्लिंकी क्या होता है, स्लिंकी वही जिसको आप स्प्रिंग बोल देते हो, दरअसल वो स्लिंकी होता है। तो स्लिंकी में यानी कि लॉन्ग स्प्रिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव कैन बी जनरेटेड। स्लिंकी में किस टाइप की जो वेव है वो जनरेट होती है, क्या स्टैंडिंग ओनली होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, कौन सी होती है बताइए। तो आपको पता ही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, अभी मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाकर हटी हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन गैसेस साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या बोथ ए एंड बी, या कोई भी नहीं, बताओ, कमेंट करो। अगर आप लोग सही बता रहे हो तो आप कह रहे होगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। लॉन्गिट्यूडनल में मटेरियल होता है, मटेरियल यानी कि मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मतलब साउंड, साउंड वेव। तो भैया अगर आपने पूरा क्लास अच्छे से लिया है तो आप ये कर पा रहे हो, है ना। इन अ ट्रांसवर्स वेव, देखो इसका तो ये हो गया, इन अ ट्रांसवर्स वेव, एक ट्रांसवर्स वेव में एक इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे मूव करता है मीडियम के अलोंग, कैसे, परपेंडिकुलर या पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, कैसे करता है। तो आप समझ पा रहे हो, ट्रांसवर्स में भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वो करता है। तो ये हो गए क्वेश्चंस। आज हमने क्या पढ़ा, हमने साउंड को जाना, जो पूरी स्टोरी थी साउंड की वो, हमने बहुत सारे टर्म्स को देख लिया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारे हो गए, हमने क्वेश्चंस पे लगाए। अब पार्ट 2 में हम करेंगे स्पीड ऑफ साउंड की बात, बेसिकली और भी कुछ चीजें हैं जो करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे बढ़िया बढ़िया से। तो अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही।
अब मिलेंगे हम अपने अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हमें पढ़ना है, जो कि ये स्लाइड भी आपके सामने ही है। उसमें पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं। तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय।